नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत गंभीर विषय लेकर के आया हूं, जो काफ़ी चिंता का विषय भी है और काफ़ी गौर करने वाला विषय है। और ऐसे हालात में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आप इस बात को अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद कोई और घटना 2024 के चुनाव के पहले ना हो, जो इस तरह की कोशिशें करते हुए सरकार दिखाई दे रही है। मेरे दोस्त, आज का मेरा विषय है कि संयोग या मोदी का प्रयोग। पुलवामा से लेकर यहां तक कि गोधरा से लेकर और अब तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, उसके बाद, उसके तुरंत बाद 3 से 6 महीने के अंदर कोई न कोई चुनाव हुआ है या रहा है। इन घटनाओं का और 3 से 6 महीने बाद होने वाले चुनावों का क्या संबंध रहा, यह पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह तो साफ दिखाई दिया या दे रहा है, इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। इसके लिए आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं 3 से 6 महीने के अंदर, उस सभी चुनावों में मोदी को लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी ने लाभ लिया है, उन शहीदों के नाम पर वोट मांगा है। और ये बातें आप सोशल मीडिया से देख सकते हैं, गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। आपको अनेकों बयान नरेंद्र मोदी के मिल जाएंगे, जहां शहीदों की शहादत के नाम पर सीधे नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। और स्पेशली और खास करके 2019 के चुनाव में, जब कोई उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा चुनाव जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, उस हालत में नरेंद्र मोदी, उस हालत में पुलवामा हुआ और उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव में नरेंद्र मोदी शहीदों के नाम पर वोट मांगे। अब इसीलिए मैंने कहा कि यह संयोग था या प्रयोग। यह डायलॉग भी नरेंद्र मोदी का ही है। यह संयोग था या मोदी का प्रयोग देश पर आतंकवादी घटनाओं के जरिए, एक राष्ट्रवाद को क्रिएट करना, माहौल बनाना और ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना, यह नरेंद्र मोदी का शगल रहा है। ऐसा इन घटनाओं से दिखता है। मैं ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, 2-4 घटनाओं का जिक्र अगर करूं तो सबसे पहली घटना अगर जिक्र करने लायक है तो वो है गोधरा कांड। आप लोगों को मालूम होगा, संभवतः 2001 में नरेंद्र मोदी डेप्यूटेड चीफ मिनिस्टर बनाकर के गुजरात भेजे गए थे। वहां भूकंप आया था, वहां किसी और की सरकार थी, माने भारतीय जनता पार्टी की, कोई और मुख्यमंत्री था। इनको वहां भेजा गया कि भाई देखिए जाइए। ये वहीं से, उसके बहुत पहले से साजिशें रची जा रही थी, लेकिन इनका वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाना भी एक साजिश का ही हिस्सा था। मुझे ऐसा लगता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा, लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब आप आते हैं, देखते हैं हमारे वीडियो को, तो मैं देखता हूं कि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन देख कर चले जाते हैं। भाई, मैं कुछ आपसे नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जरिए लोगों तक बातें पहुंच सकती हैं। आप देश के हित में काम कर रहे हैं, कोई अहित नहीं। और आपको लगे कि मेरी बातें किसी हद तक सही हैं, अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट तो जरूर सही हैं, 80%, 90%, 70%, 60-70% के ऊपर की गारंटी तो मेरी है। क्यों 100% सही होती हैं? कहीं कुछ अनुमान भी लगाया जाता है, कहीं कुछ आपके ऊपर भी छोड़ा जाता है कि आप भी सोचकर देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत। तो ठीक है, शुरू करते हैं मेरे दोस्त गोधरा कांड से। गोधरा कांड, जब नरेंद्र मोदी डेप्यूटेड चीफ मिनिस्टर बनाकर भेजे गए वहां गुजरात में, उस समय गुजरात की हालत खराब थी, वहां भूकंप आया था, टूटा फूटा था। नरेंद्र मोदी गए, निश्चय ही 5-6 महीने में ऐसा कुछ नहीं कर पाए होंगे, किए होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जाने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने अपना असली चेहरा दिखाया, जो आज आपको देखने को मिल रहा है, और वो भी वही चेहरा उस समय भी दिखा।
गोधरा कांड हुआ हुआ करवाया गया या होने दिया गया, इंटेलिजेंस को रोका गया, और उसके बाद उसके बहाने गोधरा कांड, जहां 59 कार सेवक जला दिए गए थे, उसके बहाने पूरे गुजरात में दंगा करवाया गया, हजारों हिंदू मुसलमान मारे गए, और उसका फायदा मात्र इतना हुआ मेरे दोस्त, 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था। 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था, 27 फरवरी 2002 की बात कर रहा हूं। और इस कांड के नरेंद्र मोदी के वहां जाने के 6 महीने बाद यह कांड हुआ, होने दिया गया, करवाया गया, जो भी हो आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन उसके ठीक 6 महीने के अंदर गुजरात का चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनते, चुनाव नहीं जीतते, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। ये हर आदमी आंख बंद कर कह सकता है, बोल सकता है, उसको समझ में आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा वो संयोग था या प्रयोग, ये आपको मानना है। और उस संयोग और प्रयोग में न जाने कितनों की बलि चढ़ा दी गई, जजों को निपटा दिया गया, आईएएस अफसरों को जेल भेजा गया, और जो भी हुआ आप जानते हैं। जिन लोगों का हाथ था, जैसे था, जो खुलासे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपको सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल सामने है कि 27 फरवरी को गोधरा कांड होता है और ठीक 6 महीने के अंदर गुजरात में चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जितने भी बार नरेंद्र मोदी चुनाव वहां जीते, उसका मुद्दा एकमात्र हिंदू और मुसलमान था, कोई मुद्दा नहीं था। गुजरात में किसी भी मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ा गया, उसके पहले की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एकमात्र इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। आपको पता होगा कि उस कांड में संलिप्त न जाने कितने लोगों को, जघन्य से जघन्य अपराधी थे, उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। खैर वो बात अलग है। मेरा आज का जो वीडियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है पूरी तरह से कि हर आतंकवादी घटनाओं के बाद 3 से 6 महीने के अंदर चुनाव हुए हैं और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला है। ये पहली घटना थी। उसके बाद कालांतर में नरेंद्र मोदी बहुत से झूठ, जुमले, छल के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उसके बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही। मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। 2 जनवरी 2016 को अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में गोधरा से लेकर उसके बाद के पूरे हाथ और नरेंद्र मोदी का हिंदू मुसलमान का मुद्दा साथ रहा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद की घटनाओं का भी जिक्र करें तो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट की घटना होती है। उसमें 37 जवान घायल होते हैं, 7 हमारे जवान शहीद होते हैं। ठीक 3 महीने बाद चुनाव था असम। अब आपको एक बार जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि यह महज संयोग था या प्रयोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव में जवानों के नाम पर, मैंने पहले बताया कि जवानों के नाम पर, जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, मांगते आए हैं। और तो यह सिर्फ संयोग था या मोदी का प्रयोग? मेरा मात्र आपके सामने एक सवाल मैं रखना चाहता हूं, जिस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। और ये 1-2 घटना नहीं, और भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो आखिर कैसे? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सुपर प्रधानमंत्री हैं, पेगासस उनके पास है सिक्योरिटी के लिए ही। 2000 का नोट लॉन्च करके आतंकवादियों का कमर तोड़ चुके हैं। सब कुछ करने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और वो भी चुनाव के 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, और उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी चुनाव में करते हैं, तो शंका उठती है या नहीं? और अगर आपको इसमें कहीं सत्यता लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। लोगों तक पहुंचाने का फायदा क्या है मेरे दोस्त? फायदा यह है कि इस तरह की कोई घटना नरेंद्र मोदी अभी से लेकर 2024 के चुनाव से पहले ना करवा बैठे। आपके जवान कहीं और फिर से कोई और पुलवामा हो जाए और शहीद ना हो जाए।
उनको बचाने के लिए अगर इसे आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे तो कम से कम नरेंद्र मोदी के जो अपराधी छवि के, अपराधी दिमाग के सलाहकार हैं, वो सावधान तो रहेंगे कि अगर इस तरह का काम फिर से करवाएंगे तो लोगों का ध्यान है, लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस पर। इसका फायदा यह है कि और कोई घटना, और कोई पुलवामा ना हो जाए। पुलवामा के बारे में आगे बताएंगे मेरे दोस्त। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 18 सितंबर 2016 पठानकोट की घटना 2 जनवरी 2016 की थी और 18 सितंबर 2016 की घटना उरी में घटती है। उरी में जवानों पर हमला होता है, हमारे 16 जवान शहीद हो जाते हैं और ठीक 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, फरवरी और मार्च में 2017 में, यानी ठीक 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। उरी का जिक्र करके वोट मांगना, शहीदों का जिक्र करके वोट मांगना, राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का दुष्प्रचार करना और उसका इस्तेमाल, क्योंकि उससे आम आदमी भटकता नहीं है, आम आदमी गलती नहीं करता, आम आदमी समझता है, लेकिन एक माहौल क्रिएट होता है उनके अपने डाबर मीडिया के जरिए, और उस माहौल का फायदा नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए वोट हासिल करके चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो यहां भी उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ पहली बार। मेरे ख्याल से उसके पहले किसी और की सरकार थी। 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के आ गई, उरी हमले के 6 महीने बाद। यह संयोग था या प्रयोग, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। और जब आगे आप बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी घटना जिसे आप कभी भुला नहीं सकते, और कम से कम आज जब सतपाल मलिक ताल ठोककर इस बारे में बता रहे हैं लोगों को, जा जा करके सोशल मीडिया में घूम घूम करके बता रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी का सीधे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, जैसे भी हाथ, पैर, सर, सब कुछ था, उसके बाद प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब आप सोच के बताइए, और आपको यह प्रमाण भी पूरे सोशल मीडिया में मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी उन्हीं 40-42 जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उन्हीं के नाम से वोट मांगे कि उनके नाम पर वोट दे दो, उनकी शहादत के नाम पर वोट दे दो। और उनकी शहादत के पीछे नरेंद्र मोदी की सीधी साजिश सामने आ रही है। तब आप क्या कहेंगे? क्या अब भी आप कहेंगे कि वो प्रयोग नहीं था, बस संयोग था? पुलवामा की घटना जब देखेंगे आप तो फरवरी 2019 में घटती है, संभवतः 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है। वहां 40, 42 या 44 हमारे जवान शहीद होते हैं मेरे दोस्त, और ठीक 3 महीने के अंदर ही 2019 का चुनाव होता है, संसदीय चुनाव, नरेंद्र मोदी का चुनाव, और नरेंद्र मोदी उसमें चुने जाते हैं। सीधे नरेंद्र मोदी शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। मुझे पता है कि इतने छल, इतने कपट, इतने षड्यंत्र के बाद भी, हमारे 44 जवानों को शहीद करने के बाद भी किसी ने नरेंद्र मोदी को जवानों की शहादत के नाम पे वोट नहीं दिया था। वोट तो नरेंद्र मोदी ने ईवीएम से लिया था, लेकिन माहौल, अपने डाबरों के जरिए माहौल बनाने में वो कामयाब हो गए थे। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं समझता हूं पुलवामा के बाद, और पुलवामा की जांच न होने देना, पुलवामा पे बहुत से सवाल खड़े होना, पुलवामा में शायद देवेंद्र सिंह उसका नाम है जो बाद में पकड़ा भी गया, उसका हाथ होना, पुलवामा की घटना को लेकर के सतपाल मलिक का सामने आना, ये सारी बातें, और पुलवामा पर मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं उस तत्कालिक घटना पर जब युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया था, उस पर आज नहीं जाएंगे। लेकिन आपको यह बताना है कि पुलवामा का, अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी देश में अपने प्रति थोड़ी सहानुभूति या माहौल क्रिएट करने में कामयाब नहीं होते, तो ईवीएम का इस्तेमाल भी नहीं करते।
चुनाव जीतते नहीं। वैसे अब तो नंगाई पर उतर आए हैं। अब तो माहौल ना होते हुए भी, माहौल खिलाफ होते हुए भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ईवीएम के जरिए चुनाव जीत लिए। माहौल नहीं था। एक अंधा भी, मतलब उनका डाबर मीडिया भी यह कह रहा था कि हार रहे हैं, फिर भी उन्हें ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। तो अब यह आपको सोचना है गंभीरता से मेरे दोस्त। एक और घटना का जिक्र करने के बाद मैं पुलवामा की गंभीरता को आपको बताऊंगा, और आज ये वीडियो मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ये बातें क्यों रख रहा हूं, उसका मकसद भी बताऊंगा। उसके बाद पुलवामा होता है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बात थोड़ा आगे, 15 जून 2020 में दोबारा जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, गलवान घाटी में चीन का आक्रमण होता है या चीन से झड़प होती है, जो भी, हमारे 20 जवान मारे जाते हैं। 4 महीने बाद अक्टूबर में बिहार का चुनाव था। अभी तक जितनी घटनाएं मैं बताया, उनमें 3 से 6 महीने के अंदर ही चुनाव हुए हैं, और चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी चुनाव में किए हैं। अब आप सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए कि यह संयोग था या प्रयोग, नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, अब यह घटनाओं का जिक्र तो मैंने कर दिया मेरे दोस्त, लेकिन आपको यह बताना मैं चाहता हूं कि यह बातें कहने का मेरा मकसद क्या है, मेरा मतलब क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं ये बात आपके सामने क्यों ला रहा हूं। उसका सीधा सा, इतना सा छोटा सा मकसद है कि आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भूखमरी को लेकर, किसानों की आत्महत्या को लेकर, किसान फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं, किसानों की आत्महत्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पेट्रोल डीजल की मार को लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में माहौल है, बहुत गहरा माहौल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में माहौल ना होते हुए भी ईवीएम के जरिए जबरदस्ती चुनाव अपने पक्ष में रिजल्ट लाएंगे, या माहौल बनाने के लिए कोई और पुलवामा करवाएंगे। और अगर आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग जानते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे, तो शायद मोदी ऐसी हिम्मत या हिमाकत ना करें, आपके कुछ जवानों की जान बची रहे, इस तरह की घटनाएं ना हो। और जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप संसद पर अभी देखें हमले की बात, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब अगर इसी तरह से आतंकवादी घुस जाएं, या नरेंद्र मोदी अपने पेगासस के जरिए जानते हुए छोड़ दें, चुप रहे, होने दें उस घटना को पुलवामा की तरह, और करवा दें, और बाद में कुछ हमारे सांसद मारे जाएं, संसद में घटना हो जाए, और उसके नाम पे वोट मांग लें। क्योंकि संसद में जो घटना हुई वो नरेंद्र मोदी की फेल्योरिटी है, उनके सरकार की फेल्योरिटी है, उनके सिस्टम की फेल्योरिटी है, लेकिन उस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं। उस पर जब संसद में मांग उठती है तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, और ऐसे भी एक नेता को बाहर फेंका जाता है जो संसद में था ही नहीं। यह मजाक है कि नहीं है? या इनके बुद्धि, मतलब इन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और सभापति या जो भी हैं उनके पक्ष में खड़े लोग, वो बुद्धि से भी पैदल हो चुके हैं, गोबर भर चुका है, तो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। तो फिर से कोई पुलवामा ना हो जाए मेरे दोस्त, इसलिए इसकी चर्चा करते रहिए, इसको लोगों तक पहुंचाते रहिए, जिससे एक माहौल या एक डर बना रहे कि अगर करवाएंगे तो इस घटना का सीधा, मतलब माहौल बनने की जगह माहौल बिगड़ेगा, लोग सीधे आरोप लगाएंगे कि आपने, नरेंद्र मोदी ने यह घटना करवाई है। क्योंकि अब तक तो संजोग नहीं दिखा, अब तक तो प्रयोग ही दिख रहा था मेरे दोस्त। और जिस तरह से अब नंगाई पर उतर आए हैं, जिस तरह से आरएसएस अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने कुछ नेताओं को, जैसे सिंधिया हुए और वसुंधरा हुई, शिवराज हुए, रमन हुए, उनको ठिकाने लगाया है, इन सारे लोगों का खतरा नरेंद्र मोदी के ऊपर तो मंडरा ही रहा है। बगावत की बात कर रहा हूं, बगावत का। अब इन सारे विरोधी माहौल के बाद भी नरेंद्र मोदी जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे, या इसके पहले ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, ईवीएम को रोका जाएगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा,
या नरेंद्र मोदी फिर से चुपचाप कोई इस तरह की पुलवामा जैसी घटना को होने देंगे, करवाएंगे और फिर उसी के नाम पे सब चुप हो जाएंगे, एक राष्ट्रवाद का राग लापेंगे और फिर से। खैर, यह सावधानी बरतने वाली बात है और सावधानी यही है कि लोगों तक बात को पहुंचाया जाए लोगों को। और इसमें मेरा अपना कोई वर्जन नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, इसमें सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, सरकार के फाइलों में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये घटनाएं जो मैंने जिक्र किया ये सही है या गलत। मेरे दोस्त, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब दुर्घटना ना घटे उसके लिए सावधानी ही बरत सकते हैं और हम और आप कर क्या सकते हैं। और सावधानी यही है कि लोगों तक बात को पहुंचाया जाए, पहुंचाते रहा जाए। आपको भी अगर यह लगे कि मेरी बातें जो पुलवामा से, गोधरा से पुलवामा तक का जिक्र मैंने किया, गोधरा से गलवान तक जो जिन बातों का मैंने जिक्र किया और जो संयोग और प्रयोग का सामंजस्य मैंने आपके सामने रखा, अगर आपको सही लगे तो डेफिनेटली आप इसे आगे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए अपनी भाषा में, अपने तरीके से, चाहे जिस भी तरीके से। मैं नहीं कहता कि मेरा वीडियो वायरल कीजिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस रिसर्च करता हूं, खोज करता हूं, जो सामने आता है वो आप तक पहुंचाता हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीति से मतलब नहीं है। सत्य आपके सामने लाना मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म निभाता हूं, आप भी अपना धर्म निभाइए। देश खतरे में है मेरे दोस्त, देश को बचाइए। और जाते जाते मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा जो इन सारी घटना के प्रक्रिया में मुझे देखने को मिली है। अगर हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ले लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आप उनको मसीहा, वीर, पता नहीं 56 इंच क्या क्या साबित कर रहे हैं, कीजिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, हो ठीक है। लेकिन आज इन घटनाओं में, इन 8-9 सालों में भी मैंने किसी भी सीमा से मोदी, शाह, पारेख, मेहता यानी किसी भी गुजराती को किसी भी सीमा पर शहीद होते नहीं सुना, नहीं देखा। उनका जनाजा मैं गुजरात जाते नहीं देखा। इसका अर्थ यह होता है कि सीमा पर ये आपकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या यह बहुत बड़ा कारण है जो नरेंद्र मोदी सैनिकों की बलि चढ़वा रहे हैं, या उनको इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसी घटनाएं होने दे रहे हैं, या इस तरह के? यह भी एक सवाल है। सवाल तो यह बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों है। कोई भी एक घटना, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यहां तक कि पड़ोसी नेपाल देश तक के लोग हमारे और आपके लिए सीमाओं पर खड़े हैं और शहीद हो रहे हैं। लेकिन गुजरात से कोई क्यों नहीं? मतलब मोदी, शाह, पारेख, मेहता क्यों नहीं? दूसरा एक जो बात, ऐसा नहीं है कि उनका नाम कहीं आ नहीं रहा है, वो काम कर रहे हैं, वो चमका रहे हैं, वो आपके लिए शहीद भले ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आपको एक पैटर्न जरूर देखने को मिला कि देश को लूट करके, देश के कानून से मुंह छुपाकर भागने वाले ये लोग जरूर हैं। नितिन संदेशरा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और न जाने कितने जोशी, कितने मैं नहीं जानता। लेकिन है, मैं सारे गुजरातियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो फ्रॉड गुजराती हैं, जो फ्रॉड करके देश से मुंह छुपाकर भाग निकले हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी जनसंख्या, मतलब एक तरफ आप सीमा पर उनको नहीं देखेंगे, बंदूक उठाकर वो आपकी रक्षा तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पर कोई बाहर से हमला हो तो वो आपकी रक्षा के लिए नहीं खड़े हैं, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये कि अंदर से भी लूट कर वो आपको भाग रहे हैं। ये गंभीर बात है या नहीं? खैर, मैं नहीं जानता कि ये गंभीर विषय है, गंभीर बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ये गर्व से कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो आज देश का व्यापार ही किया जा रहा है, देश का हर चीज खरीदकर अडानी को गिफ्ट दिया जा रहा है, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ चोर गुजरातियों के हवाले किया जा रहा है।
आप देख रहे हैं मीडिया पूरा उनके हवाले है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उनके हवाले है, सब कुछ। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? मेरी शंका जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। आप सोचिए, आपके मेरे अकेले का क्या है, आपकी आने वाली पीढ़ियां अगर इस तरह की का षड्यंत्र है तो भुगतेंगे। आप 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी खड़े रह जाओगे, और ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशराज, हर्षद मेहता से लेकर, ये पुराने जमाने से ये चला आ रहा है, लूट करके आपको भागते रहेंगे, बैंकों को फ्रॉड करते रहेंगे, लूटते रहेंगे, और इन्हीं के हवाले पूरा देश भी है। अगर आपके घर में कोई खंभा लग रहा है तो यही लगा रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई टनल बन रहा है तो यही बना रहे हैं जहां मजदूर आपके फंस गए थे। आपके आसपास कोई रोड बनता होगा तो भी यही बना रहे हैं। बना रहे हैं मतलब बना तो आपका मजदूर और आपके लोग हैं, कमीशन खा रहे हैं, टेंडर ले लेते हैं, जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं, कंपनियों पर कब्जा कर लेते हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी का गन दिखा करके लोगों को कंपनियां छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, मालिकाना हक हासिल कर लेते हैं। ये काम कर रहे हैं। मतलब एक फील्ड पे भले ही वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप देश की रक्षा के लिए, देश के लिए शहीद नहीं हो रहे हैं, लेकिन मतलब दो तरह का दोहरा घाटा, आपको दोहरा, पूरे देश को दोहरी चपत लग रही है। एक तरफ ये हमारी आपकी इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए नहीं खड़े हैं, और दूसरी तरफ लूट कर भाग भी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, हो रहा है तो आप क्या इस पर विचार नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ऐसे होने देना चाहते हैं? ये ठीक हो रहा है? चलिए, आज का वीडियो बस इतने, इसके लिए मुख्य रूप से इसके लिए था कि कोई और 2024 चुनाव आने वाला है, कोई और पुलवामा ना हो जाए इस देश पर, कोई और हमारे सैनिक शहीद ना हो जाएं, क्योंकि पुलवामा से गोधरा को छोड़िए, पठानकोट से लेकर पुलवामा तक या फिर गलवान तक या उसके बाद आज तक, अगर कहीं कोई शहादत की लिस्ट या शहीद का लिस्ट मिलेगा, उसमें इनका नाम नहीं होगा। कोई नूर मोहम्मद हो सकता है, कोई रांका बांका नेपाल का हो सकता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं है। सोचिए। और दूसरी बात कि मैंने बता दिया कि उस फील्ड में ये हैं जो आपको लूट कर भाग रहे हैं, और उन्हीं से मोदी जी लुटवा रहे हैं, ऊपर से उनको माफ भी कर रहे हैं, ऊपर से उनको ऐसे कानून बना रहे हैं कि वो जो लूट कर भागे हैं फिर से आए देश को और फिर से एक बार लूटे, दोबारा लूटे, तिबारा लूटे। खैर, मेरा धर्म था, मेरा कर्म था, मैंने आप तक बात को पहुंचाई। आप कितना गंभीरता से लेते हैं, कितना समझ पाते हैं और कितना लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके ऊपर है। आज के लिए